हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अब्जॉर्प्शन ड्यू टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अब्जॉर्प्शन ड्यू टू एल्कीन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि एल्कीन में मुख्य रूप से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की। कार्बोनाइल कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो पाया ही जाता है, वो लगभग 170 नैनोमीटर के आसपास होता है। लेकिन चूंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन एटम पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से N टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। ये जो N इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम फोर्स से बॉन्डेड रहते हैं, अतः कम एनर्जी के अब्जॉर्प्शन से ही वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इस प्रकार जो बैंड प्राप्त होता है वो वीक बैंड होता है और उसको हम आर बैंड भी कहते हैं। यह ट्रांजिशन सिमेट्री अलाउड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं, जिसका रीज़न होता है करीब 275 नैनोमीटर से 295 नैनोमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड में दो प्रकार के ट्रांजिशन होंगे, एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और दूसरा होगा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंड दिस इज पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दिस इज N मीन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सीजन का पी वाई ऑर्बिटल है जिसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और दिस इज पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये देख रहे हैं आप, आपने सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत। ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और जबकि ये वाला पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये है पाई सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं, सिग्मा, पाई, N, पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो ट्रांजिशन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो संरचना है वो समान होती है, वहाँ ट्रांजिशन जो होगा वो अलाउड ट्रांजिशन होगा, जबकि जिनकी संरचना अलग अलग होती है तो वहाँ का जो ट्रांजिशन होगा वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है, सिग्मा से पाई स्टार में जा सकता है, पाई से पाई स्टार में जा सकता है, N से पाई स्टार में जा सकता है। तो जाने की संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन वही ट्रांजिशन अलाउड होगा जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो संरचना है वो समान होती है। तो हम डिटेल इन संरचनाओं पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार का ट्रांजिशन होता है, एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और दूसरा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये वाला जो ट्रांजिशन है वो सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समान होती है, जबकि N टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगा वो सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाता है। तो इस प्रकार से कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार और सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम ये तो हमने बात की ट्रांजिशन की,
अब हम बात करेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड की लैम्ब्डा मैक्स पर सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप देखिए कि द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अब्जॉर्प्शन बैंड में शिफ्ट व्हेन द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अगर हम अलग अलग सॉल्वेंट में अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लें तो उसकी पोजीशन और इंटेंसिटी मीन्स लैम्ब्डा मैक्स का मान और एप्सिलॉन का मान दोनों ही अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार के सॉल्वेंट में उसको रिकॉर्ड किया है। अ डाइल्यूट सैंपल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस। ये हमने पहले भी बताया कि हमेशा सॉल्यूशन कैसा लेना चाहिए, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, यानी डाइल्यूट सैंपल सॉल्यूशन होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इज 95% इथेनॉल। तो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल सॉल्वेंट वो क्या है, 95% इथेनॉल। एंड इथेनॉल को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ट सॉल्वेंट एज इट इज़ चीप, ट्रांसपेरेंट डाउन टू 210 नैनोमीटर। इसी वजह से हम 95% इथेनॉल यूज़ करते हैं। पोजीशन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा गेट शिफ्टेड फॉर ए पर्टिकुलर क्रोमोफोर बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। वो हमने अभी बताया कि पोजीशन और उसकी पोजीशन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा वो शिफ्ट होगी किसके अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करने के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम डाइंग की बात करें तो वहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को अगर हम चेंज करेंगे या बढ़ाएंगे तो किसी प्रकार का कोई शिफ्ट नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत भी हमें किसी प्रकार का शिफ्ट नहीं दिखाई देगा। तो बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, डाइंस, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके अंतर्गत किसी प्रकार का शिफ्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अब्जॉर्प्शन बैंड पर सॉल्वेंट की पोलैरिटी का बहुत प्रभाव पड़ता है। और यह प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इसको हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है वो आपने अभी देखा कि मुख्य रूप से दो प्रकार का ट्रांजिशन होता है। एक तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और दूसरा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसका, उस ट्रांजिशन के फलस्वरूप जो अब्जॉर्प्शन बैंड आपको प्राप्त होता है उसका सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमने लिया है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको एनर्जी लेवल्स लेस पोलर सॉल्वेंट के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोर पोलर सॉल्वेंट की बात। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। तो देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंतर्गत जो एक्साइटेड स्टेट है वो कौन सी है, पाई स्टार। और जो पाई स्टार होती है वो पाई के कंपैरिजन में ज़्यादा पोलर होती है। और ये देखिए आप यहाँ पर दिस इज़ मोर पोलर, पाई स्टार इज़ मोर पोलर एज कंपेयर टू द पाई। इस वजह से क्या होगा कि इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही सॉल्वेंट जो है वो उसकी पोलैरिटी हम बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से इसका ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में जो एक्साइटेड स्टेट है पाई स्टार वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि सॉल्वेंट आपने कैसा लिया है, पोलर लिया है। तो उस पोलर सॉल्वेंट के साथ पाई स्टार का स्टेबलाइजेशन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके फलस्वरूप इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो मेन एनर्जी लेवल की तुलना में कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये पाई और पाई स्टार, ये एनर्जी लेवल ये है। अब हमने क्या बताया कि जो पाई स्टार होगी वो स्टेबलाइज्ड हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो इसकी एनर्जी होगी वो पाई स्टार की एनर्जी ई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो पाई टू पाई स्टार का जो एनर्जी गैप है वो ओरिजिनल पाई टू पाई स्टार के एनर्जी गैप से कम हो जाता है, यानी इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम क्यों हो जाती है, ऊर्जा कम होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो
बढ़ जाएगी और इसके फलस्वरूप पाई टू पाई स्टार का जो ट्रांजिशन होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कम एनर्जी मीन्स लैम्बडा का मान बढ़ना। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजिशन होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ विस्थापित हो जाता है और इसी प्रकार के प्रभाव को हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो ये हमने बात की है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की। तो देखिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो ग्राउंड स्टेट है वो एन है और जो एक्साइटेड स्टेट है वो पाई स्टार है। तो चूंकि आप जानते हैं कि एन मीन्स जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट मीन्स पाई स्टार। पहले वाले केस में पाई और पाई स्टार में से पाई स्टार इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द पाई था, लेकिन यहाँ पर एन टू पाई स्टार में क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये एनर्जी लेवल ये डाउन चला जाएगा। इस प्रकार से जो एन टू पाई स्टार की जो एनर्जी होगी वो इस एन टू पाई स्टार जो लेस पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसकी एनर्जी गैप इसकी तुलना में बढ़ जाएगा और इस प्रकार से एनर्जी गैप बढ़ जाएगा मीन्स इसका जो वेवलेंथ होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार के प्रभाव को हम हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये H फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये कम तरंगधैर्घ्य लघु तरंगधैर्घ्य की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के फलस्वरूप जो अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं वो बैंड सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाने से वो शिफ्ट हो जाते हैं या तो हायर वेवलेंथ की तरफ या फिर वो लोअर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। इसी को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और बेथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं। देखिए रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लीड्स टू मोर पोलर एक्साइटेड स्टेट that is more easily stabilized by the polar solvent associations due to the H bonds. The pi star state is more polar and stabilized more in polar solvent relative to the non-polar one. Thus, in going from the non-polar to the polar solvent, there is a red shift or bathochromic shift, means increase in lambda max और decrease in delta E. तो ये वही मैंने आपको उसकी समरी बताई है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पाई स्टार मोर पोलर होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड और हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन विद सॉल्वेंट। इसकी वजह से पाई और पाई स्टार के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कम हो जाता है और एनर्जी गैप कम होने की वजह से जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और इसी को हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर हम रेड शिफ्ट कहते हैं। बिल्कुल इसका रिवर्स देख लीजिए। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो एन स्टेट इज मच मोर इजीली स्टेबलाइज्ड बाय पोलर सॉल्वेंट इफेक्ट मीन्स H bonding and association. So in going from the non-polar to the polar solvent there is a blue shift or hypsochromic shift means decrease in lambda और increase in delta E. तो इस प्रकार से हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट हम देखते हैं, यानी लैम्बडा मैक्स का बढ़ना या लैम्बडा मैक्स का कम होना। इसी क्रम में यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके साथ अगर कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हो तो जैसे ऑक्सोक्रोम जुड़ने की वजह से जैसे हम बात करें एस्टर, एमाइड या एसिड हो तो जो पाई स्टार एनर्जी लेवल है, पाई स्टार जो ऑर्बिटल है उस पाई स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जबकि एन ऑर्बिटल पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसके फलस्वरूप जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ या हम शॉर्टर वेवलेंथ कह दें या फिर हम कह दें अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है कि देखिए यहाँ पर
इसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। 293 से ये 279, 235, फिर 214, 204, 204। फिर जैसे जैसे हम यहाँ पर एस्टर या अमाइड या हम एसिड की तरफ जाते हैं तो जो पाई स्टार की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। इसकी फलस्वरूप एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी कम बढ़ जाएगी मीन्स लैम्बडा मैक्स का मान कम होता जाता है। तो लैम्बडा मैक्स का मान कम होना यानी कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, ये हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, यानी हम बात करेंगे इनोन्स की। इनोन्स मीन्स इन प्लस ऑन, यानी किसी भी डबल बॉन्ड के साथ अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप को कॉन्जुगेशन में लगा दें तो उसको हम कहेंगे इनोन सिस्टम। तो इनोन सिस्टम होने पर लैम्बडा मैक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एन आइसोलेटेड इथाइलिनिक लिंकेज exhibit a high intensity absorption band due to pi to pi star transition near 170 नैनोमीटर। ये देखिए, ये हमने बात की इथाइलिन की, सी डबल बॉन्ड सी है यहाँ पर, और उसका लगभग 170 नैनोमीटर, यहाँ हमने लिखा 165 नैनोमीटर के आसपास हमको ट्रांजिशन से एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। एंड एन आइसोलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप डिस्प्ले ए लो इंटेंसिटी सिमेट्री फॉरबिडन एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू N2 पाई स्टार ट्रांजिशन नियर 290 नैनोमीटर। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ, वो 290 नैनोमीटर के आसपास N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होने की वजह से लो इंटेंसिटी का अब्जॉर्प्शन बैंड ये N2 पाई स्टार का ये यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम ये N2 पाई स्टार की बात हम कर रहे हैं, ये पाई टू पाई स्टार तो 170 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ का जो N2 पाई स्टार होगा वो 290 नैनोमीटर के आसपास होगा। तो हम N2 पाई स्टार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप को अगर हम इथाइलिन के साथ कॉन्जुगेशन में लगा दें, ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके ये वाली जो पोजीशन है ये वाली देखिए आप कि यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा इसको हम अल्फा, और दूसरा जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये कब बनेगा? जब हम किसी एल्कीन और कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों को आपस में कॉन्जुगेशन में, यानी ये एक दूसरे के संयुग्मन में आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के केस में हमें ये जो दोनों बैंड हैं वो अंडरगो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी इनकी लैम्बडा मैक्स का जो मान होता है वो लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख रहे हैं, psi1 psi2 psi3 और psi4। तो जब ट्रांजिशन होगा वो कितना होगा? ये शिफ्ट होगी करीब 210 से 230 नैनोमीटर के आसपास होगा सी डबल बॉन्ड सी का बैंड, और सी डबल बॉन्ड ओ का जो होगा वो 310 से 330 नैनोमीटर के आसपास हमें दिखाई देगा। तो ये दोनों ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के केस में ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाते हैं, यानी ये शिफ्ट इनकी जो वेवलेंथ होती है, लैम्बडा मैक्स का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये किस प्रकार से यहाँ पर ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखा रहा है, यानी ये 218 नैनोमीटर पर है और जबकि ये 320 नैनोमीटर के आसपास दिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ट्रांजिशन को दिखाया हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिए, 290 नैनोमीटर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है यहाँ पर, और ये वाला पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यानी इनो सिस्टम के अंदर जो अब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अब्जॉर्प्शन बैंड किस प्रकार से दिखाई देता है, और उस एब्जॉर्प्शन बैंड पर
सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है या फिर कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।